हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग 10+2 के प्रथम चैप्टर का पूरा बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब नर तथा मादा युग्मक में युग्मन होता है यानी कि संयोजन होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब नर एवं मादा युग्मक में युग्मन होता है यानी संयोजन होता है तो उस क्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, जब संतति की उत्पत्ति सिर्फ एक ही जनक से होती है, मतलब एक ही जीव मिलकर के नए संतति को जन्म देते हैं तो उसको ऑल लैंगिक जनन कहा जाता है। तथा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है उसको एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है, क्यों। तो देखिए, जो ऑल लैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है इसमें संतति निर्माण होने के बाद जो जनक का शरीर होता है वह गायब हो जाता है यानी वो विलुप्त हो जाता है। अतः ऑल लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जो संतति होती है उसे एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपसे जो है 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन की क्रिया किसमें पाई जाती है। तो देखिए, द्विखंडन जो है किसमें पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, अमीबा है, पैरामीशियम है, जलकुंभी, ए और बी दोनों। तो देखिए, जो द्विखंडन की क्रिया होती है जनन में वह अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाई जाती है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ जलकुंभी में जो है इसमें कायिक प्रवर्धन पाई जाती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो देखिए, मुकुलन होता क्या है, तो यह जो एक प्रकार का ऑल लैंगिक जनन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनक शरीर के धरातल से कलिका फूटती है या प्रवर्ध निकलते हैं और इसके फलस्वरूप नए का निर्माण होता है, मुकुलन होता है, ठीक है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन की क्रिया होती है वह ईस्ट में और हाइड्रा में होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है ईस्ट, अतः ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो देखिए, बंगाल का जो आतंक है वह जलकुंभी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है। अतः ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, जलकुंभी जो क्या होता है, यह जो है खड़े जल में यानी स्थिर जल में जो है वृद्धि करके विकास करके और उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसको पूर्णतः खींच लेता है, जिसके कारण उसमें जो जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अंततः जो है उनमें रोग उत्पन्न होने लगते हैं और उनकी जो है विकास नहीं हो पाती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए आ ही गया क्वेश्चन कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर, ठीक है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो अभी आपको बताया कि ये जो जलकुंभी होता है वह काफ़ी तेजी से जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा लेता है और ठहरे हुए पानी में उग जाता है और उग करके और पूरा ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसका सीधा प्रभाव जो है जलीय जीव पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि इनमें कौन अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है, एक बार पुष्प पैदा करता है। तो देखिए, बांस जो है अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्पन होता है यानी कि पुष्प उत्पन्न होता है, इसके बाद यह मृत हो जाता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस बांस की तरह ही एक और
दूसरे प्रकार का पौधा पढ़ना आप लोग को, जिसको कहते हैं कि एंथ्राबिलेंथस कुंथियाना, और इसी को नीला कुरेंजी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्पन होता है? ठीक है, निम्न में किसमें 12 वर्ष में, ठीक है, 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्पन होता है, आपको बताना है। तो देखिए अभी जो आपको बताए थे कि सूरजमुखी, बरगद, नीला कुरेंजी, तो अभी आपको बताए थे नीला कुरेंजी यानी बांस की तरह एक अन्य प्रकार का पौधा जो होता है वह एंथ्राबिलेंथस कुंथियाना होता है, और इसको नीला कुरेंजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नीला कुरेंजी के नाम से जाना जाता है। और यह जो है पूरे 12 वर्ष बाद सिर्फ एक बार पुष्पन होता है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य चक्र किसमें पाई जाती है? ठीक है, मध्य चक्र किसमें पाई जाती है आपको बताना है। तो देखिए मध्य चक्र क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये मध्य चक्र क्या होता है। तो जितने भी नॉन प्राइमेट स्तनधारी जीव होते हैं उसमें जो उनके शारीरिक अंगों में जो है, आंतरिक अंगों में जो है जब चक्रीय क्रिया होती है तो उसको मध्य चक्र कहते हैं, और जितने प्राइमेट होते हैं उसमें उसको ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। तो गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बकरी, ये सभी में जो है मध्य चक्र की क्रिया पाई जाती है, यानी मंथली ना होकर के सीजनली होती है। तो इन सभी में जो है मध्य चक्र की क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र किसे कहा जाता है? ऋतुस्राव चक्र किसे कहा जाता है? तो जितने भी प्राइमेट स्तनधारी जीव होते हैं उनके शारीरिक आंतरिक अंगों में जो होने वाली क्रिया होती है, चक्रीय क्रिया होती है, उसको हम लोग ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। जैसे मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इन सब में जो है ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है, अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, युग्मक जनन में बनता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, युग्मक जनन में बनता है। ठीक है, यानी जब युग्मक जनन होता है यानी गैमेटोजेनेसिस की क्रिया जब होती है तो उसमें किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का होता है, मादा युग्मक का होता है, या नर और मादा दोनों युग्मक का होता है? तो देखिए जब युग्मक जनन होता है तो नर और मादा दोनों में गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी। तो नर में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। अतः जो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है उसमें नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी प्राणियों का एग्जाम्पल है, यानी इसमें कौन कौन जो है द्विलिंगी है। ठीक है, तो देखिए जोंक जो होता है यह भी द्विलिंगी होता है। स्पॉन्ज, टेपवर्म, हुकवर्म, फीता कृमि, ये सारे जो जीव होते हैं वे सभी जो है द्विलिंगी होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए मनुष्य के जो युग्मक होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया है। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मनुष्य के शरीर की जो कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो तो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन यहाँ युग्मक की बात की जा रही है और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह मातृ कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के आधी होती है। अतः ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कभी भी जो गुणसूत्र होते हैं वे पेयर में होते हैं, यानी जोड़े में होते हैं। किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। इनमें से 46 में से जो 44 जो क्रोमोसोम होता है, यानी 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है
वह नर एवं मादा दोनों में एक समान होता है और इसको हम लोग जो है समजात क्रोमोसोम कहते हैं और इसी समजात क्रोमोसोम को अलिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। परंतु जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है वह जो नर में होता है वह XY प्रवृत्ति का होता है और मादा में XX प्रवृत्ति का होता है और इन 23वें जोड़ा क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहता है? लिंग क्रोमोसोम यानी असमजात क्रोमोसोम इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो समझ में आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मक्का के अर्धसूत्राणु, ध्यान दीजिएगा, मक्का के अर्धसूत्राणु गुणसूत्र, अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो देखिए मक्का के अर्धसूत्राणु यानी 2n में पूछा हुआ है तो 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 20 होती है। ठीक है, मक्का के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 20 है। तो यहाँ 2n पूछा हुआ है और जब n में पूछा जाए तो उसकी आधी कर देंगे यानी आधी हो जाएगी, नहीं 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन अंड प्रजक है? ठीक है, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? तो देखिए ये अंड प्रजक प्राणी क्या होते हैं? देखिए जो जीव होते हैं इन्हें दो वर्गों में बांट दिया गया, एक सजीव प्रजक और एक अंड प्रजक। यानी वैसे जीव जो अंड देते हैं यानी अंडे देते हैं, अंडे के बाद जो है संतति निर्माण होती है तो उसको कहते हैं अंड प्रजक। क्या कहते हैं? अंड प्रजक। और जो जीव डायरेक्ट जो है संतति को यानी बच्चे को जन्म देते हैं उसको कहते हैं सजीव प्रजक। ठीक है, तो इसमें आपको चुनना है कि कौन इसमें अंड प्रजक प्राणी है। तो देखिए मुर्गी जो है अंडा देती है, सांप भी अंडे देते हैं और रही बात एक मगरमच्छ, तो मगरमच्छ भी अंडा देता है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी जो है अंड प्रजक प्राणी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित होता है? ठीक है, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित होता है? तो अभी आपको बताए थे द्विगुणित का मतलब हुआ कि जो गुणसूत्र होगा वह मातृ कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होगा। तो जितने भी युग्मक होंगे, चाहे नर युग्मक हो मादा युग्मक हो, इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह मातृ कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के आधी होती है। लेकिन जब इन दोनों युग्मकों में यानी नर और मादा दोनों युग्मकों में संयोजन की क्रिया यानी युग्मन होता है तो जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट या युग्मनज। इसी को हम लोग जाइगोट भी कहते हैं, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। तो जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज जो होता है वह द्विगुणित होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या जो है मातृ कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तोता का जीवन काल कितना होता है? देखिए तोता का जो जीवन काल होता है वह होता है 140 वर्ष। कितना होता है? 1 मिनट। हाँ ठीक है, तोता का जो जीवन काल होता है वह होता है 140 वर्ष। ठीक है, अब एक चीज आपको समझ में ये आना चाहिए कि जीवन काल होता क्या है। किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को हम लोग जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सारे जीव जंतुओं की जो जीवन अवधि या जीवन काल जो होती है वह अलग अलग होती है। जीवों की जो जीवन अवधि होती है वह कुछ ही दिनों से लेकर के और हजारों वर्षों तक होती है। जैसे आपके जो बुक में दिया हुआ है कि जो तितली की जीवन अवधि होती है वह 1 से 2 सप्ताह होती है, जबकि वहीं जो सिकोया वृक्ष की जीवन काल जो होती है वह 3000 से 4000 वर्ष होती है। और यहाँ जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या जो जीवों की जीवन अवधि होती है वह उनके शारीरिक आकार पर निर्भर करती है? तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि तोता और एक कौवा इन दोनों की जो शारीरिक आकृति है लगभग समान है, परंतु जो कौवे की जीवन अवधि होती है वह होती है 15 वर्ष, जबकि तोता की जीवन अवधि होती है 140 वर्ष। तो यहाँ काफी अंतर दिख रहा है। अतः जो जीवों की जीवन अवधि है वह उसके शारीरिक आकार पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि जाइगोट से भ्रूण मरने की क्रिया, ठीक है, जाइगोट से भ्रूण मरने की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए जाइगोट यानी गैमिट है, गैमिट कहते हैं, हाँ ये जाइगोट से भ्रूण मरने की प्रक्रिया को हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर 20 ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, निषेचन क्या होता है? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन करने वाले, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक जो निषेचन करते हैं, आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में मादा युग्मक की संख्या होती है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आंतरिक निषेचन होता क्या है। तो जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है तो उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं, और जब निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है तो उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी बाह्य निषेचन की जो क्रिया होती है वह बाहरी माध्यम में होती है, जैसे जल। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आंतरिक निषेचन करने वाले जितने जीव जंतु होते हैं उनमें युग्मकों की संख्या होती है। तो देखिए आंतरिक निषेचन जो है अधिक जो है ये क्या कहते हैं, भरोसेमंद होता है, अतः इसमें युग्मक की संख्या जो है कम होती है। यानी इसमें जो है आंतरिक निषेचन करने वाले जितने जीव होते हैं इसमें जो युग्मकों की संख्या होती है वह कम बनती है, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि बाहरी जितने भी निषेचन करने वाले जीव होते हैं, बाहरी निषेचन करने वाले जीवों में जो युग्मक होते हैं वह बाहरी माध्यम में विसरित किए जाते हैं, मतलब छोड़े जाते हैं। ऐसे कंडीशन में जो निषेचन की क्रिया होती है वह पूर्णतः संभावित नहीं होती है, इसलिए जो है ऐसे जीवों द्वारा अधिक मात्रा में युग्मक विसर्जित किए जाते हैं। ठीक है, तो बाहरी निषेचन करने वाले जीवों में युग्मक अधिक मात्रा में बनते हैं, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में युग्मक कम मात्रा में बनते हैं। इसका मेन कारण ये है कि आंतरिक निषेचन करने वाले जीव में जो निषेचन की क्रिया होती है वह भरोसेमंद होती है, जबकि बाहरी माध्यम में जो निषेचन की क्रिया होती है वह जो है एक संभावना ही बनी रहती है। जरूरी नहीं है कि युग्मक विसरित होने के बाद निषेचन क्रिया पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उभयलिंगी है? ठीक है, कौन उभयलिंगी है? ठीक है, तो देखिए जो उभयलिंगी का मतलब है जिसमें नर और मादा दोनों एक ही जो है शरीर में पाए जाते हो उसको हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नारियल जो होता है एक उभयलिंगी होता है, यानी इसमें नर तथा मादा दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हैं, अतः ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।